नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की आज हम एक जजमेंट है वो आपके समक्ष लेकर आए हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं वो डिसाइड किए हैं। ये जजमेंट्स जो है काफ़ी एप्लीकेबल है जितने भी कोर्ट केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। तो यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन ऑफ लॉस हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फ्रेम किए थे और हम इसके फैक्ट्स पे भी जाएंगे और थोड़ा सा हम इसके जो लीगल जो इश्यूज डिस्कस किए हैं उस पर भी जाएंगे। तो इसके लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और ये जजमेंट जो है ये एक 79 पेजेस की जजमेंट है जो कि 12 मई 2022 को आई थी और ये रिसेंट जजमेंट है, सबसे रिसेंट जजमेंट है डोमेस्टिक वायलेंस की। और ये क्रिमिनल, इसका जो साइटेशन है वो देख सकते हैं आप। जो केस नंबर है वो क्रिमिनल अपील नंबर 511 ऑफ 2022 की है। और इसमें जो अपीलेंट हैं वो एक एग्रीवेट पर्सन है, मींस जो है वुमेन है, और जो रिस्पोंडेंट हैं वो इन लॉज हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर एग्रीवेट पर्सन ने इस केस में एक मजिस्ट्रेट मतलब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उनके बाद डेथ होने के बाद जो है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस की जो है केस डाली थी। तो डोमेस्टिक वायलेंस की केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो एग्रीवेट वुमेन है, एग्रीवेट पर्सन है जो कि वुमेन है, उनको रिलीफ्स ग्रांट कर दी थी। और फिर उससे एग्रीवेट होके जो रिस्पोंडेंट है और जो कि इन लॉज थी, इंक्लूडिंग द मदर इन लॉ थी, मदर इन लॉ है, जो उन्होंने आगे फर्स्ट अपील डाली थी बिफोर दी सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में। और एडिशनल सेशन जज ने जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट के जो ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था, फिर उससे एग्रीवेट होके एग्रीवेट पर्सन ने आगे रिवीजन कोर्ट में, मींस हाई कोर्ट में आगे रिवीजन पिटीशन डाली थी, जो कि रिवीजन पिटीशन डिसमिस हो गई थी और जिससे मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सेट असाइड हो गया था। ऑलरेडी जो सेट असाइड किया था सेशन कोर्ट ने वो कंफर्म्ड हो गया था। अब यहाँ से उससे एग्रीवेट होके एग्रीवेट वुमेन ने, मतलब एग्रीवेट पर्सन ने आगे यहाँ पे सिविल अपील डाली थी। तो इसके जो आउटकम्स हैं हम इस जजमेंट के एंड में जरूर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर नटशेल में यही था कि एग्रीवेट पर्सन ने को रिलीफ मिल गई थी मजिस्ट्रेट कोर्ट में, लेकिन सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने रिलीफ को सेट असाइड कर दिया था। और फिर हाई कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को जो है कंफर्म कर दिया था एडिशनल सेशन जज की कोर्ट का। और फिर बाद में फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में एग्रीवेट पर्सन ने जो है अपील डाली थी। तो यहाँ पर 3 जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो फ्रेम हो गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो 3 जो क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड की है डिटेल डिस्कशंस के बाद। पहली चीज की जो जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैं उसमें क्या डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो मैंडेटरी है। दूसरा क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि क्या ये मैंडेटरी है कि एग्रीवेट पर्सन जो है वो रिस्पोंडेंट्स के साथ रिसाइड कर रहे हैं, मतलब कर रहे हो जब एलिगेशंस लगाई हो उनके ऊपर एट द टाइम एट द पॉइंट ऑफ द कमीशन ऑफ द वायलेंस। और तीसरा क्वेश्चन था कि क्या उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं एग्रीवेट पर्सन्स के और रिस्पोंडेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो सबसेस हो रहे हो, उस मीन्स उस वक्त अलाइव हो जब वो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट डाली गई हो। तो ये तीनों क्वेश्चंस ऑफ लॉ को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था और फिर इसके ऊपर जो है वो निर्णय है। आइए हम उसके थोड़ा सा फैक्ट्स को देख लेते हैं क्या था यहाँ पे। जो एग्रीवेट पर्सन ने यहाँ पे एक मिसलेनियस केस नंबर सो एंड सो जो डाला था स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट देहरादून में, और इस जजमेंट को जो है वो असेल्ड हुई थी, चैलेंज किया गया था पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड इन क्रिमिनल रिवीजन, जिसमें जजमेंट आई थी और एडिशनल सेशन जज की जो कोर्ट है जो क्रिमिनल अपील थी उसको जो कंफर्म कर दिया था, उसको सस्टेन कर दिया था, कंफर्म कर दिया था। मींस स्पेशल जज की जो ऑर्डर थी उसको सेट असाइड कर दिया था, एडिशनल सेशन जज ने जो दिया था ऑर्डर उसको सस्टेन कर दिया क्योंकि रिवीजन पिटीशन थी वो खारिज कर दी थी। तो फिर अब एग्रीवेट पर्सन ने आगे अपील डाली थी। अब इसके फैक्ट्स को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा हालांकि और समझ में आएगा हमें कि एक जो एग्रीवेट पर्सन है उनकी जो मैरिज थी डिसीज्ड मतलब हस्बैंड के साथ हुई थी
और 18 जून 2005 को एक उत्तराखंड में हुई थी एज पर दी हिंदू राइट्स एंड रिचुअल्स के हिसाब से। और ये क्लेम किया था कि फैमिली मेंबर्स एग्रीड पर्सन ने जो है वो डावरी दी थी डिसीज्ड हस्बैंड को, और स्त्री धन दिया था एग्रीड पर्सन को। और उसके बाद उसके जो एग्रीड पर्सन है वो एंसेस्ट्रल हाउस रेस्पोंडेंट्स के साथ अलॉन्ग विद मदर इन लॉ और 2 ब्रदर इन लॉ और वाइफ ऑफ द एल्डर ब्रदर और 6 सिस्टर्स के साथ रह रहे थे। और फिर उसके बाद एग्रीड पर्सन ने जो है अपने हस्बैंड के साथ और रिस्पोंडेंट के साथ एक विलेज है वहाँ पे जो है रहना चालू कर दिया। फिर उसके बाद हस्बैंड की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। और उसके बाद 13वीं सेरेमनी के बाद जो एग्रीड पर्सन ने जो है अपने फादर्स के साथ दिल्ली में रहना चालू कर दिया। और डेथ के बाद जो है एग्रीड पर्सन का एक जो है चाइल्ड हुआ। और फिर इसके बाद 30 मार्च 2006 के बाद 6 को एग्रीड पर्सन ने एक डॉटर को जो है मतलब बर्थ दिया। और उसके बाद टॉर्चर हुआ एज पर जो चीज बताएगी कि टॉर्चर हुआ मैट्रिमोनियल हाउस में हस्बैंड की डेथ के बाद। फिर उसके बाद वो देहरादून में अपनी डॉटर के साथ रहने लगी और वहाँ पे टीचर की जॉब करने लगी अपने आप को सपोर्ट करने के लिए और चाइल्ड को सपोर्ट करने। फिर उसके बाद जो स्त्री धन दिया गया था वेडिंग के टाइम वो कभी नहीं मिला उनको। और जब से उनको घर से मतलब गई थी मतलब एग्जिट जो घर से एग्जिट किया था मैट्रिमोनियल हाउस से, और स्त्री धन जो है वो इन लॉज ने यूज़ कर लिया रेस्पोंडेंट नंबर 126। और उसके बाद एग्रीड पर्सन ने एक लीगल नोटिस भेजा और उसके बाद की जो आर्टिकल्स ऑफ स्त्री धन है वो रिटर्न कर दिए जाए। उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आया। और फादर ने जो एग्रीड पर्सन ने एक मारुति अल्टो कार दी थी एट द टाइम ऑफ वेडिंग, वो रजिस्टर्ड थी इन द नेम ऑफ अ डिजीज हस्बैंड। एक्सीडेंट के बाद जो कार थी वो भी डैमेज हो गई थी। उसके बाद मदर इन लॉ ने एक एप्लीकेशन इंश्योरेंस कंपनी में दी थी कि जो क्लेम ऑफ डैमेज जो है कार का जो हुआ है कि वो मदर हैं डिसीज्ड की और सिर्फ वही एक लीगल हेयर हैं डिसीज्ड की, तो जो भी कॉम्पनसेशन है वो उनके फेवर में कर दिया जाए। और जो लैंड थी एक विलेज में जिसमें डिसीज्ड हस्बैंड का और ऑफ द एग्रीड पर्सन का राइट एंड टाइटल है वो वहाँ पे मदर इन लॉ ने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे मतलब रिस्पोंडेंट 1 जो मदर इन लॉ है अदर रिस्पोंडेंट के कहने पे जो ऑब्जेक्ट किया एग्रीड पर्सन का नाम इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ऑफ द सेड प्रॉपर्टी। और रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने ये भी ऑब्जेक्ट किया कि थोड़ा सा एलिगेशंस लगाई हैं। फिर इसके बाद कोर्ट ऑफ तहसीलदार ने ऑर्डर स्टेटस क्यू का ऑर्डर पास कर दिया। और रिस्पोंडेंट्स ने थ्रेटन किया एग्रीड पर्सन को कि डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर कोई हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर राइट क्लेम किया तो। और रिस्पोंडेंट ने की कोई सिंपैथी नहीं थी अगेंस्ट द एग्रीड पर्सन जब वो प्रेग्नेंट थी और हस्बैंड जो है फैटल एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था। तो फिर इसके बाद ये सारी एवर्मेंट्स थी उन्होंने अपने कंप्लेंट में बताई थी। एग्रीड पर्सन ने कोर्ट में अप्रोच किया था स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अंडर सेक्शन 12 और प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर और कॉम्पनसेशन ऑर्डर जो है अंडर द प्रोविजन ऑफ DEVI एक्ट क्लेम किया। और फिर मॉनेटरी रिलीफ के लिए भी सेक्शन 22 ऑफ DEVI एक्ट में क्लेम किया। अब उस एप्लीकेशन के बाद रिस्पोंडेंट्स ने जॉइंट रिटन स्टेटमेंट जो है वो फाइल की और बताया कि जो हस्बैंड की जो मैरिज है वो हरिद्वार में हुई थी उनके हस्बैंड की। कोई डावरी आर्टिकल्स ऑफ स्त्री धन जो है वो नहीं दिया गया था रिस्पोंडेंट्स को एट द टाइम ऑफ द सेरेमनी। और क्वेश्चन ऑफ रिटर्निंग जो एग्रीड पर्सन क्लेम करें वो राइज नहीं करता है। और इसके बाद रिस्पोंडेंट फिर थोड़ा सा और एलिगेशंस और मतलब डिफेंस की है उन्होंने। और रिस्पोंडेंट ने कोई किसी तरीके से टॉर्चर नहीं किया और आपने कि वो ये स्टेटमेंट की वो एंसेस्ट्रल हाउस में रही थी हस्बैंड के साथ, लेकिन ये अनट्रू है क्योंकि एक ही जो है उनके साथ एक ही नाइट में उनके साथ रही थी मैरिज के बाद। और मारुति अल्टो कार के बारे में बताया कि वो स्त्री धन की जो पार्ट नहीं है क्योंकि वो एक उनके हस्बैंड ने खरीदी थी और
जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 से जो है बोरो किए थे पैसे। तो ये सारी चीज़ हम पर डिफेंस किया और फिर बाद में ये बताया कि रिस्पॉन्डेंट ने किसी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया है और एप्लीकेशन जो फाइल की गई है उसे डिसमिस कर दिया जाए। लेकिन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 12 मई 2011 को पार्टली कर दी अलाउड एप्लीकेशन को और कहा कि 10,000 रुपीज मॉनिटरी कॉम्पनसेशन दिया जाए और फॉर इंसल्टिंग एंड मेलिंग द एग्रीड पर्सन, और स्त्री धन जो मेंशन किया गया लिस्ट में एप्लीकेशन में वो भी दे दिया जाए अपीलेंट एग्रीड पर्सन को एट हर देहरादून रेजिडेंस में। और रिस्पॉन्डेंट ने किसी प्रकार भी ऑब्स्ट्रक्ट ना करे एग्रीड पर्सन को और डॉटर को फ्रॉम एंजॉइंग दी प्रॉपर्टी ऑफ दी जो हस्बैंड है उनकी। तो ये सेलेंट फाइंडिंग्स से ट्रायल कोर्ट की ये थे कि जो कंटेंशन थी रिस्पॉन्डेंट की कि वो कि अननेचुरल है, इट वाज अननेचुरल कि एग्रीड पर्सन ने जो है वो थोड़ा सा पर्सनल लिखा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर बताया कि ट्रायल कोर्ट ने रिलाई किया था सबमिशंस ऑफ रिस्पॉन्डेंट टू दिस इफेक्ट कि जो पर्सन जो एंसेस्ट्रल हाउस है 20 जून 2005 को छोड़ दिया था। तो ट्रायल कोर्ट ने ये नोटिस किया कि एग्री पर्सन जो है वो हस्बैंड के साथ लास्ट डेट ऑफ डेथ तक रही थी, तो इसमें कोई अननेचुरल नहीं है अबाउट जो भी एलिगेशन रही थी। फिर उसके बाद कोई एडवर्स इन्फ्रेंसेस नहीं लिए जा सकते कि रॉन्गली स्टेट किया कि एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी तहसीलदार की कि जो हस्बैंड है कि उनका कोई लीगल हेयर नहीं है, एग्री पर्सन के पास कोई शी हैज़ नो नॉलेज ऑफ सच स्टेटमेंट। और एलिगेशन जो पर्टेनिंग टू द, तो इससे इस तरह के एलिगेशन लगाने से उनको इमोशनल हार्म हुआ है। तो इसलिए एग्रीड पर्सन जो है विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस की अंडर सेक्शन 1 सब पार्ट डी सब पार्ट 3 ऑफ DEVI एक्ट, और सिंबॉलिक अमाउंट है 10,000 का वो दिया जाए ताकि कॉम्पनसेशन मिले जो भी उन्होंने इमोशनल लॉस सफ़र किया है। और विक्टिम ने 13 डेज के बाद घर छोड़ दिया था जो कि रिपीटेड टाउंट्स हुए थे, अब्यूजेस हुए थे रिस्पॉन्डेंट्स द्वारा। तो कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया था रिस्पॉन्डेंट्स का कि इस फैक्ट को कंट्रोवर्ट किया जा सके। तो ये एस्टेब्लिश्ड होता है कि रिस्पॉन्डेंट ने घर जो है अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था बल्कि रिस्पॉन्डेंट के व्यवहार की वजह से छोड़ा था। और एग्रीड पर्सन ने कोई रीमैरिज नहीं की है और फिर वो कंटिन्यू टू डॉटर इन लॉ है रिस्पॉन्डेंट फैमिली की, और उनके राइट्स हैं प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड हस्बैंड की। और रिलीज जो ग्रांट की गई है सेक्शन 19 ऑफ DEVI एक्ट के अंदर कि इंडिपेंडेंट रेजिडेंस विद लिबर्टी टू विजिट द हस्बैंड हाउस, कोई एविडेंस सिंस दे एविडेंस कोई नहीं प्रस्तुत किया कि जो मैट्रिमोनियल हाउस जो है विक्टिम का वो सोल ऑनरशिप ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ द विक्टिम है, सोल ऑनरशिप मदर इन लॉ की विक्टिम है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया। और उसको जो है एग्रीड पर्सन है वो इंटाइटल्ड है सेम फैसिलिटीज को एंजॉय करने के लिए जो कि हस्बैंड द्वारा दी गई थी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो इसलिए उनको रिस्ट्रेन किया जाता है कि फ्रॉम डिस्टर्बिंग द राइट्स ऑफ द विक्टिम इन द हस्बैंड प्रॉपर्टी के राइट्स पे, विक्टिम की प्रॉपर्टी पे डिस्टर्ब करने से उनको रिस्ट्रेन किया जाता है। और साथ में ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि मजिस्ट्रेट का पास कोई ऑर्डर नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो ऑर्डर पास करें जिससे नेम ऑफ द विक्टिम जो एंटर किया गया है, नेम ऑफ द विक्टिम जो है एंटर किया जा सके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। और एविडेंस जो पुट अप किया गया था कि कोई स्त्री धन नहीं दिया गया एट द टाइम ऑफ द मैरिज, तो ऑल स्त्री धन जो दिया गया लिस्ट नेक्स्ट दी गई है फाइल की गई थी मजिस्ट्रेट में वो सारे रिटर्न कर दी जाए। और मदर इन लॉ जो एग्रीड पर्सन थी उन्होंने फिर आगे क्रिमिनल अपील डाली और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया। ट्रायल को सेशन कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एग्रीड पर्सन कभी नहीं रही थी शेयर हाउस होल्ड में, और जबकि वो रुड़की में रह रही थी हस्बैंड द्वारा के साथ, और एग्रीड पर्सन ने एक हाउस जो है रुड़की में मेंटेन किया है, तो वो वहाँ से वो ट्रैवल करती थी बट लेकिन शेयर हाउस होल्ड रिस्पॉन्डेंट्स के साथ नहीं रह रही थी। और एग्री पर्सन जो है चूंकि उन गांव का जो बताया वहाँ नहीं रह रही थी, तो ये इम्प्रॉबेबल है कि डावरी आर्टिकल्स जो स्त्री धन आर्टिकल्स हैं वो रिस्पॉन्डेंट्स को दिए गए हों इन जो विलेज का नाम है, और पोजेशन जो है स्त्री धन का वो वेस्टेड नहीं है विद द रिस्पॉन्डेंट्स। तो ये कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है कि रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं डिस्टर्बिंग और यूजिंग द स्त्री धन, क्योंकि जबकि वो कभी उनके पोजेशन में नहीं था। और रेगुलर पर्सन ने कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया कि जिससे साबित हो कि वो
विलेज में रही थी रिस्पोंडेंट्स के साथ फॉर 13 डेज। तो कोई एविडेंस नहीं देने की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस जो है का केस नहीं बन पाता है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, और कोई इनको रिलीफ क्लेम नहीं मिलता है रेजिडेंस ऑर्डर टिल सच टाइम शी इज अलॉटेड ऑफ द स्पेसिफिक शेयर फॉलोइंग द लीगल पार्टीशन, जब तक नहीं होता इन जॉइंट ओनरशिप ऑफ डिसीज रेसिडेंट एंड रिस्पोंडेंट्स। अब उससे एग्रीवेट होके आगे और डिलीवरी स्थितिधन को ऑर्डर भी नहीं पास किया गया कि पोजेशन ऑफ द स्थितिधन जो है वो एग्रीवेट पर्सन को दिया जाए। तो यहाँ से एग्रीवेट होके फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की एग्रीवेट होके एग्रीवेट पर्सन ने क्रिमिनल रिवीजन जो है हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड और देहरादून में फाइल की। वहां पर जजमेंट आई 23 जुलाई 2019 को। क्रिमिनल रिवीजन जो है वो पिटीशन डिसमिस कर दी गई। हाई कोर्ट ने 3 जो रिकॉर्डिंग की थी फाइंडिंग्स की जजमेंट की ये थी कि जो सेक्शन 12 सब पार्ट 1 ऑफ डीवी एक्ट है जो कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है वो मैंडेटरी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा फाइल की जाए। और प्रेजेंट केस में एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन फाइल की थी उसने और सिर्फ ये बताया था कि डोमेस्टिक वायलेंस हुई है और कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी जिसकी वजह से कंडीशन ऑफ सेक्शन 12 जो है वो सब पार्ट 1 जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और ये एस्टेब्लिश करना कि रिस्पोंडेंट ने कोई डोमेस्टिक वायलेंस की थी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, तो एग्रीड पर्सन जो है इट इज रिक्वायरिंग कि एग्रीड पर्सन जो है वो शेयर कर रही हो रिस्पोंडेंट के साथ जब वो डोमेस्टिक वायलेंस रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी एंड उनके बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए। एग्रीड पर्सन जो है चूंकि रिसाइड कर रही थी सेपरेटली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट फ्रॉम द डे ऑफ मैरिज, तो फिर इसमें कोई डोमेस्टिक रिलेशन नहीं बनता है एग्रीड पर्सन और रिस्पोंडेंट के द्वारा, तो इसलिए कोई रिलीफ नहीं प्रोवाइड की जा सकती अंडर डीवी एक्ट। और फिर इसके बाद ऑल आर्टिकल जो किए गए थे वो परचेज किए गए थे रुड़की में, तो बिल जो प्रेजेंट किया गया था और ये इसमें ऐसे में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि रिस्पोंडेंट्स को विलेज में दिए गए हों। तो उसके बाद यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर को मतलब यहाँ पर चैलेंज किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर सबमिशंस दिए गए और सबमिशन देने के बाद यहाँ पे कोर्ट ने पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो फ्रेम किया, उसके ऊपर हम देख लेते हैं क्योंकि काफी लेंथी जजमेंट है। पहला क्वेश्चन ऑफ सबमिशन सुनने के बाद क्वेश्चन ऑफ लॉ ये फ्रेम किया गया, क्या एक वेदर कंसिडरेशन ऑफ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो मैंडेटरी है बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ अंडर डीवी एक्ट in order to evoke the substantial provisions of section 18 to 20 and 22 of this act। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि क्या डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है मैंडेटरी है अगर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है और डीवी एक्ट के अंदर और जिसमें अंडर द प्रोविजंस 18 से 20 और 20 से 22 के जो एक्ट के अंदर। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या ये मैंडेटरी है कि एग्रीड पर्सन को कि वो रिसाइड करें पर्सन के साथ जब एलिगेशन जो है लेविट की गई एट द पॉइंट ऑफ द कमीशन ऑफ द वायलेंस। और थर्ड क्वेश्चन था कि देयर शुड बी ए सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीड पर्सन एंड द पर्सन अगेंस्ट हुम द रिलीफ इज क्लेम्ड। तो 3 क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं यहाँ पर फ्रेम किए गए थे। तो इन क्वेश्चन ऑफ लॉ में फ्रेम करने के बाद जो एक सेक्शन है 12 का उसको देख लीजिए। सेक्शन 12 में ये कहता है कि एग्रीड पर्सन और द प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ एग्रीड पर्सन मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट सीकिंग वन और मोर रिलीफ। साथ में प्रोविजो भी लिखा हुआ है, प्रोविजो मीन्स प्रोवाइडेड दैट कि before passing an order to make an application, the magistrate shall take into the consideration any domestic incident report received by him from the protection officer or as a service provider। तो ये प्लेन रीडिंग करने के बाद ऐसे लगता है कि इंटेंशन ये है, ये ऐसा ये लगता है कि जो मजिस्ट्रेट जो हैं वो कंसिडर करेंगे जब वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा दी गई हो। तो ये इस सेक्शन को यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया और देखिए फिर आप इसमें क्या एनालिसिस किया उसका, उसमें हम चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर सारे जजमेंट्स को उन्होंने एनालाइज किया और बाद में ये होल्ड किया कि जो हाई कोर्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश वो सही है अपनी अपनी जगह जब वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई हो आइदर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर। तो फिर ये ऑब्लिगेटरी बन जाता है कि मजिस्ट्रेट की वो रिपोर्ट को देखें और कोई ऑर्डर पास करें
बाय द एग्रीड पर्सन, अगर कोई कंप्लेंट और एप्लीकेशन जो है नहीं मिलती है फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर, अब द क्वेश्चन ऑफ कंसिडरिंग सब रिपोर्ट है वो अराइज नहीं होता है। तो डीवी एक्ट जो है इस डज नॉट मेक इट मैंडेटरी फॉर द एग्रीड पर्सन टू मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट ओनली थ्रू प्रोटेक्शन ऑफिसर। क्या कोर्ट ने कहा कि डीवी एक्ट के अंदर ये कहीं नहीं लिखा है कि ये मैंडेटरी है एग्रीड पर्सन को कि वो अपनी कंप्लेंट है प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू डालें। अब एग्रीड पर्सन जो है वो सीधा एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में डाल सकता है और एंगेज कर सकता है सर्विस ऑफ एन एडवोकेट। और इन केस डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा की बाय प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर डज नॉट अराइज इन सच ए केस, कि ऐसे में फाइलिंग ऑफ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर का जो क्वेश्चन जो है वो अराइज नहीं होता है। इन सच सर्कमस्टेंसेस ये नहीं कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट इज नॉट एम्पावर्ड टू मेक इंटरिम और फाइनल अंडर द प्रोविजन ऑफ डीवी एक्ट ग्रांटिंग रिलीफ टू द एग्रीड पर्सन। तो मजिस्ट्रेट जो है वो कॉजेंस ले सकते हैं कंप्लेंट और एप्लीकेशन फाइल बाय द एग्रीड पर्सन और इशू कर सकते हैं नोटिस अंडर डीवी एक्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द डीवी एक्ट अंडर रूल 5। तो देखिए प्रोविजन तो कहता है कि कंप्लेंट मजिस्ट्रेट जो है वो लेंगे डोमेस्टिक इंसिडेंट की रिपोर्ट को लेंगे कंसिडर करेंगे, उसके बाद ही जो है ऑर्डर पास करेंगे। तो यहाँ पर लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट चाहे मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन है कि वो कॉजेंस ले सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द डोमेस्टिक इंसिडेंट कोर्ट, और जब कंप्लेंट जो है फाइल नहीं की गई हो थ्रू प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा। अब इसके सारी चीज़ों को कहा कि जो प्रोविजन जो है वो इस तरह से इंटरप्रेटेड नहीं किया जा सकता जो कि कॉन्ट्रेरी हो टू दी ऑब्जेक्ट ऑफ द डीवी एक्ट, जिसकी वजह से सेक्शन जो 12 जो है बी रेफ्ट हो जाए ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट एंड प्रोविजन। मीन्स हम सेक्शन 12 जो है उसका जो प्रोविजन ये बताता है कि मजिस्ट्रेट जो है वो कॉजेंस तभी मतलब कंसिडर करने के बाद ही ऑर्डर पास करेंगे जब कोई डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट हो। तो ये प्रोविजन जो पूरा बताया गया है कोर्ट ने कहा ये इस तरह से उसको नहीं रीड करना चाहिए कि ये जो पूरा प्रोविजन है ये कोर्ट ने कहा कि इसका जो मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ द डीवी एक्ट के अगेंस्ट में हो। तो इसको सपोर्ट करने के लिए कोर्ट्स ने कई जो जजमेंट्स हैं वो मतलब रेफरेंस मिली। इवन जो किताब एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन बाय जस्टिस जीपी सिंह, इसमें भी उन्होंने उसके जो उनके पॉइंट्स हैं वो कोट किए कि जो प्रोविजन जो है वो इस तरह से कंस्टिट्यूट नहीं किया जा सकता कि एक्सक्लूड करे या फिर ऐड करे बाय इम्प्लीकेशन, जब फेयर कंस्ट्रक्शन मीन साफ कंस्ट्रक्शन जो है इंटरप्रिटेशन जो है जो प्रिंसिपल प्रोविजन जो है वो क्लियर है, तो इसमें प्रोविजन को एक्सपैंड नहीं किया जा सकता और ना ही लिमिट किया जा सकता है। और प्रोविजन जो है वो इंटरप्रिटेशन इस तरह से करना चाहिए कि जिसके साथ वो अपेंड किया गया है तो वो ट्रैवल ना करे बियॉन्ड इट्स प्रोविजन थ्रू विच इट इज़ द प्रोविजन। तो ये सारे इंटरप्रिटेशन निकाले और जजमेंट्स भी आई थी, उन सबको भी एनालाइज किया, फिर फाइनल आउटकम क्या आया हम उस पर चलते हैं। और ये सारे इंटरप्रिटेशन से निकालने के बाद तो जो इंटरप्रिटेशन निकालने के बाद यहाँ पर यही निकाला कि जो ओपनिंग वर्ड है सेक्शन 12 का वो it will be rendered obtuse and it will becomes incumbent means become hollow, और ये incumbent हो जाएगा हर एग्रीड पर्सन का कि वो अप्रोच करें प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास और सर्विस प्रोवाइडर को एज द केस में भी, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड हो जाए और इसके बाद मजिस्ट्रेट से रिलीफ ले सकें अंडर डीवी एक्ट। जो ऐसी इंटेंशन पार्लियामेंट की नहीं थी। तो ये जजमेंट्स पर रिलाई करने के बाद यही कंक्लूजन निकाला कि 3 क्वेश्चन जो रेज किए गए थे, क्या पहली क्वेश्चन ये था कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है मैंडेटरी है, तो कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 12 जो है वो मैंडेटरी नहीं बनाता है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो कंसीडर करेंगे डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को जो कि प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा फाइल की गई हो। और ये क्लेरिफाई होता है कि अगर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है कि वो एक्स पार्टी और इंटरिम एज वेल एज फाइनल ऑर्डर अंडर डीवी एक्ट में फाइल पास कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैंडेटरी है फॉर द एग्रीड पर्सन टू रिसाइड विद द पर्सन्स, तो यहाँ पर भी कोर्ट ने कहा कि इट्स नॉट मैंडेटरी। मीन्स एग्रीड पर्सन जो है ये मैंडेटरी नहीं है कि वो जब एलिगेशंस लगाती हैं एट द पॉइंट ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस, एट द पॉइंट ऑफ कमीशन, तो उनके साथ रहना जरूरी नहीं है, वो कभी भी लगा सकती हैं।
और तीसरा क्वेश्चन ये था कि there should be a subsisting domestic relationship between the aggrieved person and the person against whom relief is claimed. तो यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर भी यही बताया कि it is not necessary कि at the time of filing of the application by the aggrieved person the domestic relationship should be subsisting. Means जो जरूरी नहीं कि वो साथ रह रही हो, बाद में कहीं भी रह रही हो aggrieved person, वो केस लगा सकती हैं, जरूरी नहीं कि वो रिलेशनशिप सबसिस्ट कर रहा हो। तो एग्रीड पर्सन जो है वो डोमेस्टिक रिलेशन, अगर एग्रीड पर्सन साथ में क्लेरिफाई भी कर दिया, एग्रीड पर्सन जो है वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं रह रही है रिस्पोंडेंट के साथ इन शेयर हाउस होल्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12, लेकिन वो किसी भी समय रही हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और हैड बीन रिसाइड टू लिव, तो वो एंटाइटल्ड है, वो फाइल कर सकती है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द डीवी एक्ट। तो इस तरह से फिर सारे ऑब्जर्वेशन के बाद हाई कोर्ट की जो उत्तराखंड की रिवीजन पिटीशन थी और एडिशनल सेशन जज का जो ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड कर दिया, और जो ऑर्डर पास किया गया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट का उसे रिस्टोर्ड कर दिया, इसे अफर्म्ड कर दिया। और ये जजमेंट आई थी 12 मई 2022 की। तो उम्मीद है ये जजमेंट से काफ़ी जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।